हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेरा विसरण, डिफ्यूज़न। तो हमें इसको परासरण के अंतर्गत ही मतलब में पढ़ना है। विसरण और परासरण जो दो क्रिया होती है, दोनों में अंतर आपको समझना है कि विसरण किसको कहते हैं और परासरण। तो पिछले क्लास में तो आप जान ही चुके हैं परासरण किसको कहते हैं, ठीक है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक अपोजिट होता है विसरण का परासरण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विसरण को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। जैसे परासरण को ऑस्मोसिस। इंग्लिश टर्म भी आप जानते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बात करते हैं विसरण की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलय के अणु विलायक के अणु के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। ठीक है, तो ये मेरा एक डिफिनीशन है विसरण का कि विलय के अणुओं का विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, सॉलिड अणु है तो मूव करेंगे ही वो आपके, तो गतिशील आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विलायक के गतिशील अणु के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं। मेन चीज़ होता है कि खुद ब खुद फ्लो होता है, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप उसको बाहर से कोई बल दे रहे हैं, कोई दाब दे रहे हैं। यहाँ पे उनका खुद का प्रवाह है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, परासरण में हमने पढ़ा था कि विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परासरण में, ऑस्मोसिस में। लेकिन विसरण में ठीक इसका उल्टा होता है कि विलय के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, वो विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उनका खुद का प्रवाह विसरण आता है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमें विसरण प्रक्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की हमें आवश्यकता नहीं होती है विसरण की प्रक्रिया में। ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, परासरण में हमको अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जो विसरण होता है इसमें विलय के अणु गति करते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और इसमें विलायक के अणु गति करते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। ठीक है, तो परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह एक ही ओर दर्शाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं परासरण में जो हमारी प्रक्रिया होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। ऑस्मोसिस में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो एक डायरेक्शन में होती है, लेकिन इसमें विलय के अणु भी गमन करते हैं और इसमें विलायक के अणु भी गमन करते हैं। लेकिन यहाँ मेन हमारा पॉइंट होता है कि विसरण में अंतर क्या है। विसरण में और परासरण में अंतर यही होता है कि विलय के अणु विसरण में गति करते हैं और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में इसका ठीक उल्टा होता है कि विलायक के मॉलिक्यूल जो होता है वो गति करते हैं आपके अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं कम सांद्रता से। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसमें बात करते हैं कि आपका एक टॉपिक है सम परासरी विलयन, सम दाबी विलयन, अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। इसका आपको बस एक नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये टर्म यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा याद करने की चीज़ नहीं है, नाम से ही चीज़ें अधिकतर स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, पहला मैंने जैसा हम बात कर रहे हैं सम परासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सम परासरी मतलब आइसोटोनिक। सम का मतलब आप समझ सकते हैं कि सम पढ़ा होगा ना, समान, सम यानी बराबर। परासरण, परासरी यानी परासरण ताप की बात हो रही है, तो नाम से ही इसमें स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखता है, यानी समान ताप पर समान परासरण दाब होता है, सम परासरी विलयन आता है। तो उसको मैथमेटिकल में कैसे शो करेंगे, T1 = T2 तो P1 = P2। तो जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है तो आप कह सकते हो ना कि वॉन टॉप का जो हमारा नियम था P = CST, यानी जो हमने पढ़ा था PV बराबर पाई भी हमने पढ़ा था ना, पाई बराबर nRT वाले में। पाई यहाँ पे क्या था, हमारा परासरण दाब था, तो वहीं से अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा जो आएगा सम परासरी विलयन के लिए C1 = C2 हो जाएगा। C1 हमारा क्या है, C1 हमारा कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। तो सांद्रता को हम दिखा सकते हैं ना कि N/V, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो जो आपका पदार्थ है उसकी जो पदार्थ की मात्रा है ग्राम में बटे अणुभार हो गया, और आपका जो आयतन हो गया वो क्या हो गया, लीटर में हो गया। तो C = होता है N/V। ये पिछले की क्लास में हो चुका है एक बार।
ठीक है। तो C इज इक्वल N बाई V हो कर देंगे जब आप, तो वहाँ से आपको इक्वेशन मिल गया N1 अपॉन V1 इज इक्वल N2 अपॉन V2। आपको बस एक कॉमन सेंस के लिए इसको मतलब समझना होगा कि समपराश्रयी विलयन किसको कहते हैं, तो यानी समान ताप पर पराशरण दाब हमारा समान होता है। दूसरा आता है आपका समदाबी विलयन। समदाबी मतलब आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करता है समदाबी विलयन कहलाता है। और आप कह सकते हैं कि अगर आप समान वाष्प दाब रखने के लिए समदाबी विलयनों को अर्धपारिग्रह झिल्ली के अलग करेंगे तो पराशरण नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो समदाबी विलयन होता है वो समपराशरी भी हो सकता है, ठीक है। आप बात करते हैं अति पराशरी की, तो आप सीधे समझिएगा अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे? हम बता रहे हैं आपको कि समान ताप पर दो विलयनों में अधिक पराशरण दाब रखने वाला, यानी जिसका दो सॉल्यूशन आपने लिया है, सेम टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन उन दोनों में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो विलयन आपका क्या होगा, अति पराशरी विलयन होगा, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अति पराशरी को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आपका इसी में आता है अल्प पराशरी, जिसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तो दो सॉल्यूशन हैं, दोनों का टेम्परेचर समान है, तो उनमें से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो आपका हो जाएगा अति पराशरी यानी हाइपरटोनिक, और उन दोनों में जिसका कम पराशरण दाब होगा आप उसको कहेंगे हाइपोटोनिक। तो आपका ये जो पाँचों पॉइंट है, डिफ्यूज़न, समपराशरी, समदाबी विलयन, अति पराशरी और अल्प पराशरी, इन सब के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि विसरण और पराशरण में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको कोई भी अगर दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा।